देश के टैलेंटेड बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई। इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने वाले हैं विच इज ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। वैसे तो अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन मोशन में काफी कुछ पढ़ा है, बट इस वीडियो में हमें एक दूसरी तरह की चीज समझनी है, वो है मोशन का ग्राफिकल एनालिसिस। और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो भी ये टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में टोटल मैं आपको 24 ग्राफ्स बताने वाला। कितने ग्राफ्स? 24 ग्राफ्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि 24 ग्राफ्स किन केसेस में बनेंगे, और इन 24 ग्राफ्स को पढ़ने के बाद आप बन जाओगे जीरो से हीरो। देखिए, काइनेमेटिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो रेस्ट स्टेट में हो चाहे वो मोशन स्टेट में हो, हम टोटल उसके 6 तरह के काइनेमेटिक ग्राफ्स बना सकते हैं। पहला जो ग्राफ बन सकता है वो है एसटी ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। वैसे ही वीटी ग्राफ भी बनाया जा सकता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एटी ग्राफ भी बनाया जा सकता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। वैसे ही वीएस ग्राफ भी प्लॉट किया जा सकता है, एएस ग्राफ भी प्लॉट किया जा सकता है, और फाइनली एवी ग्राफ भी प्लॉट किया जा सकता है। तो ग्राफ तो हम तब बनाएंगे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा या फिर रेस्ट में होगा, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ग्राफ एक सेकेंडरी चीज है, ग्राफ बाद में बनेगा। पहले कोई ऑब्जेक्ट हम लेंगे, उसके मोशन की स्टडी करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ की प्लॉटिंग होती है। तो हमें टोटल 4 केस कंसिडर करने हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। केस नंबर 1 में क्या लेंगे हम कि ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में होगा, फिर उसका ये 6 ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। फिर केस नंबर 2 में हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो लगातार कॉन्स्टेंटली 1 मीटर पर सेकंड से ही मोशन में हो, और फिर हम उसकी उस गति का, उस कंडीशन का, उस केस में ये 6 ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। केस नंबर 3 में हम ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करवाएंगे, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा हो तो उस कंडीशन में, उस केस में हम फिर से ये 6 ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। और फिर केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मूव करवाएंगे और फिर से ये 6 ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। तो 4 इंटू 6 टोटल कितने ग्राफ्स हो जाएंगे? 24 ग्राफ्स। और 24 काइनेमेटिक्स के ग्राफ पढ़ लेने के बाद आप बन जाओगे जीरो से सीधे हीरो। तो इन ग्राफ्स को बनाने से पहले हमें ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक चीजों को समझना चाहिए, जैसे कि ग्राफ क्या होता है, कहां कहां पे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ का शेप कैसे डिसाइड होता है। फिर हमें 2-3 और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को समझना होगा, जैसे कि स्लोप नेचर, जैसे कि ग्राफ नेचर, और अगर फिजिक्स में ग्राफ बन रहा है तो ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा। तो आइए सबसे पहले ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। तो जो भी नोट्स प्रिपेयर करते हैं वो चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। सबसे पहले ग्राफ के बारे में कुछ मोटी मोटी चीजें, कुछ जनरल चीजें देखते हैं, और ये आपको फिजिक्स में ही नहीं, कहीं भी ग्राफ बनेगा वहां आपके काम आएगा। ग्राफ देखिए, फिजिक्स में ही नहीं, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में, इवन स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में भी बन सकता है। आपने शायद देखा होगा क्रिकेट में कि एक तरफ ओवर्स बने होते हैं और हर ओवर में कितना रन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्राफ होता क्या है, और बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही संक्षेप में चीजों को समझेंगे। ग्राफ के बारे में अगर पूछा जाए आपसे, घर के छोटे भाई बहन आपसे पूछ लें कि भाई आप ग्राफ पढ़ रहे हो, बट ग्राफ होता क्या है, तो देखिए, ग्राफ डेटा को रिप्रेजेंट करने की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अगर 2 क्वांटिटी है, उसमें एक क्वांटिटी के चेंज होने पर दूसरी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है, और बहुत लार्ज अमाउंट में हमें डेटा दिया जाए, तो उस डेटा को समझने का जो सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है वो ग्राफ ही है। तो ग्राफ एक डेटा रिप्रेजेंटेशन की पावरफुल टेक्निक है। अभी धीरे धीरे ग्राफ के बारे में और जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा, ग्राफ के बारे में क्लियरिटी आती जाएगी। तो ग्राफ क्या हुआ? ग्राफ डेटा रिप्रेजेंटेशन की एक पावरफुल टेक्निक है। ग्राफ कहां बनता है अगर आपसे पूछा जाए तो ग्राफ हमेशा 2D कार्टेशियन प्लेन में बनेगा। कहां बनता है ग्राफ? 2D कार्टेशियन प्लेन में। 2D कार्टेशियन प्लेन का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। जब भी ग्राफ बनता है 2D कार्टेशियन प्लेन में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं और वाई एक्सिस पर इस से जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, इस पे निर्भर करने वाली क्वांटिटी होगी, उसको लेंगे। जैसे अगर फिजिक्स में ग्राफ बन रहा है तो एक्स एक्सिस पे टाइम हो सकता है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, यहाँ टेम्परेचर हो, यहाँ वॉल्यूम हो सकता है, यहाँ टेम्परेचर हो, यहाँ पे प्रेशर हो, कुछ भी हो सकता है। अगर मैथमेटिक्स में ग्राफ बन रहा है तो हो सकता है यहाँ थीटा हो, यहाँ साइन थीटा हो, यहाँ एक्स हो, यहाँ लॉग एक्स हो। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली लेते हैं हम, और यहाँ पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। अगर वायरोलॉजी में ग्राफ बन रहा है तो हो सकता है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया जाए और वाई एक्सिस पे आपके बॉडी में बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको लिया जाए। हो सकता है कि एक्स एक्सिस पे हम मंथ को लें और वाई एक्सिस पे किसी भी कंट्री में कोरोना के इन्फेक्शन कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, उनको लेकर ग्राफ बनाया जाए। क्रिकेट में हो सकता है एक्स एक्सिस पे आपका ओवर हो और वाई एक्सिस पे बनने वाला रन हो। तो ये समझ आ गया आपको कि ग्राफ कहां बनता है, 2D कार्टेशियन प्लेन में बनेगा और एक्स एक्सिस पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है डिपेंडिंग कि हम कहां ग्राफ बना रहे हैं, और वाई एक्सिस पे इस पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटी को हम रखते हैं। उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हमें यहाँ पे क्या ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ को सीखने के लिए ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ग्राफ पेपर का कोई चक्कर, कोई सीन नहीं है। सिंपल अपना जो भी कॉपी है, जो भी पेन है, उसी से हम ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे, उसी से सारा कुछ समझेंगे। तो ग्राफ कहाँ बनता है वो भी क्लियर हो गया, ग्राफ बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बनता है वो भी क्लियर हो गया, और ग्राफ डेटा रिप्रेजेंटेशन की एक टेक्निक है वो भी क्लियर हो गया। फिर देखिए फिजिक्स में ग्राफ अगर बनेगा या ऐसे भी कहीं ग्राफ बनता है तो ग्राफ एक सेकेंडरी चीज होती है। पहले इवेंट होगा, फिर हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको पुट करेंगे इस 2D कार्टेशियन प्लेन में, तब हमें ग्राफ मिलेगा। तो जैसे अगर आपने कोई चेकअप करवाया है अपना, टाइम के रिस्पेक्ट में आपके ब्लड में बैक्टीरिया की ग्रोथ किस रेट से बढ़ रही है, उसको जब हम कलेक्ट करेंगे डेटा उसका, तो फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले इवेंट हुआ, फिर ग्राफ बना। पहले क्रिकेट में मैच हुआ, बॉलिंग हुई, रन बने, फिर ग्राफ प्लॉटिंग हुई। कोई ऑब्जेक्ट मूव किया, मूव करने के बाद हमने उसका टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, या फिर टाइम वर्सेस वेलोसिटी, या फिर टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ एक सेकेंडरी चीज होती है। पहले इवेंट होगा, उस इवेंट को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको पुट करने के बाद हमें ग्राफ मिलेगा। तो हमेशा इवेंट पहले होगा और ग्राफ बाद में बनेगा। ये भी चीज क्लियर हो गई आपको। उसके बाद अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में तो सिंस इवेंट नहीं होता, इसलिए वहां पे भी लेकिन पहले हमें इक्वेशन चाहिए होगा, और इक्वेशन से फिर हम बनाएंगे मैथमेटिकल फंक्शन का ग्राफ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। इससे अगर हम ग्राफ की प्लॉटिंग करें तो इसमें मैं ये भी बता देता हूं कि ग्राफ प्लॉट होता कैसे है। इसमें अगर हम एक छोटा सा टेबल बनाए x और y, x की कुछ वैल्यूज ले लें और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लें। जैसे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y 0, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y 1, 2 पुट करेंगे तो 4, -1 पुट करेंगे तो 1, -2 पुट करेंगे तो 4। अब इन वैल्यूज को अगर हम y की इन वैल्यूज को पॉइंट के फॉर्म में उस xy प्लेन में पुट करें तो x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, 0। x इक्वल टू 1 पे y कितना है, 1। x इक्वल टू 2 पे y है 1, 2, 3, 4, यहां कहीं पॉइंट मिलेगा। वैसे ही x इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग y 1, x -2 पे y 1, 2, 3, 4, यहां कहीं पॉइंट मिलेगा। अब इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक फिगर उभर के आएगा। इसी आकृति को ही हम इस फंक्शन का ग्राफ कहेंगे। तो ग्राफ बनाते कैसे हैं, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, वो ऐसा होता है। हम x के या यहाँ पे आपने जो भी वैल्यूज को ले रखी है उसके डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग इसकी जो भी वैल्यूज हमें मिलेंगी उसको पॉइंट के फॉर्म में लोकेट करते चले जाएंगे। फिर सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो आकृति उभर के आएगी वही हमारा ग्राफ होगा। तो ग्राफ कैसे बनता है वो भी क्लियर हो गया। यहाँ मैथमेटिक्स की बात हो ही रही है तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको और बता देते हैं। जैसे अगर y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, इस तरह का लीनियर फंक्शन है, जैसे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 हो गया, या इन जनरल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो गया। मतलब x में भी क्वाड्रेटिक और y में भी अगर x में लीनियर और y में भी अगर लीनियर हो तो x में लीनियर y में लीनियर होगा तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर x में लीनियर y में लीनियर होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। वैसे ही अगर
x में क्वाड्रेटिक हो और y में लीनियर हो तो ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से इस तरह से अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा और y इक्वल टू अगर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इस तरह से डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनता है। तो इन एग्जांपल से आपको यह भी समझ आ गया होगा कि ग्राफ का जो शेप है यानी ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पे अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा कि सर्कल बनेगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा शेप बनेगा वो डिपेंड करता है इक्वेशन पे। तो x और y आपस में जिस इक्वेशन द्वारा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग ग्राफ का शेप डिसाइड होता है। और यहां बनने को तो कुछ भी बन सकता है, यहां हो सकता है कि ऐसा कुछ भी बन जाए बट वैसा इक्वेशन होना चाहिए। तो जैसा इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग उसका ग्राफ। तो ये इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, ये ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ कहां बनता है और ग्राफ बनाने का जो बेसिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है। वैसे ग्राफ में मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने इसी चैनल पे अपलोड की हुई हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब पे अपनी वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया था, जब एकदम स्टार्टिंग में चैनल मैंने बताया था तो मैंने ग्राफ से ही वीडियोस बनानी शुरू करी थी। तो उस समय लाइट कैमरा एक्शन तो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, मेरे एक्सप्रेशंस भी उतने अच्छे नहीं होंगे। बट आप चाहे तो इसी चैनल पे आप जाओगे तो ग्राफ का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें मैंने बहुत तरह के ग्राफ बनाए हैं, बताए हैं, जैसे कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, मॉड एक्स का ग्राफ देखिए इस तरह से बनता है। फिर ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन के भी कुछ रूल होते हैं, शिफ्टिंग रूल, उसके बाद रिफ्लेक्शन के रूल। अगर y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ पता हो, अगर हमें y इक्वल टू यहां से 2 मॉड एक्स का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा, लॉगरिथमिक फंक्शंस के ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ मैंने उसमें बताए हुए हैं। तो वो भी टाइम निकालकर अगर आप देखोगे तो उससे फिजिक्स में तो आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, आपको मैथमेटिक्स में भी काफी हेल्प मिलेगी उससे। तो समय निकाल के अगर आपके पास कभी भी फ्री टाइम हो तो आप ग्राफ की भी वीडियोस को देख सकते हैं। फिजिक्स में भी उससे काफी हेल्प मिलती है क्योंकि फिजिक्स में भी साइन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज होता ही रहता है। तो ग्राफ के बारे में इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए फिजिक्स में जो हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, इसमें इस बेसिक जानकारी के साथ साथ दो तीन चीजें और समझनी होंगी। क्या क्या समझना होगा? एक तो समझना होगा ग्राफ के बारे में, ग्राफ नेचर। दूसरा हमें समझना होगा स्लोप नेचर। और तीसरा चीज हमें समझना होगा एरिया। ये जो एरिया का कंसेप्ट है इसका अभी इस वीडियो में यानी जो हम लोग 24 ग्राफ्स बनाने वाले हैं इसका यूज नहीं होगा, तो इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं, इसको अगली वीडियो में इससे निपटेंगे। तो एरिया का क्या कंसेप्ट है उसको बाद में देखा जाएगा, यहां चर्चा करते हैं ग्राफ नेचर और स्लोप नेचर की। और जिसको ग्राफ नेचर और स्लोप नेचर एनालाइज करना आ गया उसको तो फिर ग्राफ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं ग्राफ नेचर को। तो आप चाहे तो अब जो भी मैंने पॉइंट्स अभी तक बताए थे उसको शॉर्ट में अपने शब्दों में आप लिख लेना। और अब हम लोग समझने जा रहे हैं ग्राफ नेचर के बारे में। देखिए जैसे ग्राफ नेचर में भी ग्राफ नेचर 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। पहली बात, ग्राफ नेचर सीधे सीधे इस y की वैल्यू में किस तरह से वेरिएशन हो रहा है, y की वैल्यूज x के बढ़ने के साथ बढ़ रही हैं कि घट रही हैं कि कांस्टेंट मेंटेन है, ग्राफ नेचर इसी के बारे में बताता है। यानी ग्राफ नेचर सीधे सीधे रिलेटेड है किसकी वैल्यूज से, किसकी वैल्यूज में वेरिएशन से, y की वैल्यूज में वेरिएशन से। तो ग्राफ नेचर 3 तरह का हो सकता है। पहला जो नेचर है वो है कांस्टेंट नेचर, या इसको आप कांस्टेंट ग्राफ भी बोल सकते हैं। जैसे अगर x की वैल्यूज बढ़ने के साथ y की वैल्यूज चेंज ना हो, y की वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहे, तो जो ग्राफ बनेगा वो कांस्टेंट ग्राफ होगा, या उस नेचर को हम कैसा बोलेंगे कि कांस्टेंट नेचर का ग्राफ है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं वहां वीकली टेस्ट होता है और हर टेस्ट में 50 में से आपके कितने ले लें, 45 कितने लाते हो आप, चलिए 40 मार्क्स ले लेते हैं।
तो सपोज 8-10 टेस्ट होते हैं, लगातार आपके 50 में से 40 मार्क्स ही आ रहे हैं, तो ये पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा, पांचवा, इस तरह से ये है 10, 20, 30, 40। पहले टेस्ट में कितने हैं आपके मार्क्स? 40, दूसरे में भी 40, तीसरे में भी 40। इस तरह से लगातार आपके मार्क्स ना बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। देखिए इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ हमें ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। इट मींस कैसा ग्राफ है? कांस्टेंट ग्राफ है। हाँ, ये ग्राफ यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है। बट अगर कोई भी ग्राफ, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अब एक्स एक्सिस पे हो सकता है ओवर हो, फिजिक्स में बनेगा तो हो सकता है एक्स एक्सिस पे टाइम हो, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर हो, जो भी होगा, इन जनरल अगर उसको एक्स एक्सिस कहा जाए तो कांस्टेंट नेचर का ग्राफ हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होता है। ये कांस्टेंट नेचर का ग्राफ हमें क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है कि x के चेंज होने के साथ y में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, y की वैल्यू कांस्टेंट मेंटेन है, न बढ़ रही है वैल्यू y की और ना ही y की वैल्यू घट रही है। तो ये क्लियर हो गया आपको। और भी आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये ओवर है, पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, चौथा ओवर, हर ओवर में सपोज 1, 2, 3, 4 चार ही रन बन रहे हो। 10 ओवर तक लगातार बैटिंग हुई किसी भी बैट्समैन के द्वारा और हर ओवर में 4 रन बने। तो अगर हम ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे तो ग्राफ का नेचर हमें कैसा मिलेगा? कांस्टेंट नेचर का ग्राफ मिलेगा। तो पहला क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो ग्राफ का नेचर है वो है इंक्रीजिंग। दूसरा जो नेचर है वो कैसा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग नेचर मींस एक्स के बढ़ने के साथ वाई की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो सपोज x 0 पे y भी 0 है, उसके बाद आपने x बढ़ाया, y भी लगातार क्या हुआ? बढ़ा। तो x के बढ़ने के साथ अगर y बढ़ेगा तो ग्राफ आपको हमेशा ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो ऊपर की ओर कोई भी ग्राफ जाता हुआ दिखे तो समझ लेना कि ग्राफ नेचर कैसा है? इंक्रीजिंग। अब ये इंक्रीजिंग ग्राफ नेचर भी 3 तरह का हो सकता है। पहला ऐसा, इसमें भी आप देखिए x के बढ़ने के साथ y की वैल्यू लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ग्राफ नेचर कैसा है? इंक्रीजिंग। दूसरा जो ग्राफ नेचर इंक्रीजिंग पॉसिबल है वो इस तरीके का पॉसिबल है। चलिए नंबरिंग करते देते हैं, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, और तीसरे तरह का जो इंक्रीजिंग ग्राफ पॉसिबल है वो इस तरह का पॉसिबल है, ये है नंबर 3। तीनों ग्राफ के बारे में अगर आपसे पूछें कि तीनों का जो ग्राफ नेचर है वो कैसा है? इंक्रीजिंग है। इट मींस x के बढ़ने के साथ y की वैल्यू लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ग्राफ सीधे जाता है, इट मींस y की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ग्राफ ऊपर जाता है, किसी भी तरीके से ऊपर जाए, इट मींस y की वैल्यू कैसी होती है? इंक्रीजिंग। अब इन तीनों में फर्क क्या है उसको भी अभी थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, बट अभी आप ये समझो कि ये तीनों जो ग्राफ हैं उनका नेचर कैसा है? इंक्रीजिंग। वैसे ही जो तीसरा इसका टाइप है वो कैसा है? वो है डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ, घटता हुआ ग्राफ। इट मींस x के बढ़ने के साथ y की वैल्यू लगातार क्या होगी? घटेगी। तो घटेगी तो ग्राफ हमेशा नीचे आएगा। अब ये भी 3 तरह का पॉसिबल है। x के बढ़ने के साथ y अगर डिक्रीज होगा तो वो ऐसे भी डिक्रीज हो सकता है, ऐसे भी डिक्रीज हो सकता है और ऐसे भी डिक्रीज हो सकता है। इसमें भी चलिए नंबरिंग कर देते हैं, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। तीनों में फर्क किस चीज का है वो अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर कहीं भी ऐसा ग्राफ आपको दिखे, चाहे नंबर 1 वाला, चाहे नंबर 2 वाला, चाहे नंबर 3 वाला, ग्राफ नेचर अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफ में अब बताओ कि y की वैल्यू के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो आप बोलोगे कि x के बढ़ने के साथ y की वैल्यू लगातार क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यानी ग्राफ नेचर कैसा है? डिक्रीजिंग। तो ग्राफ नेचर 3 तरह का ये क्लियर हुआ। कांस्टेंट नेचर, इंक्रीजिंग नेचर 3 तरह का होता है और डिक्रीजिंग नेचर ये भी 3 तरह का होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफ नेचर समझने के बाद अब समझते हैं स्लोप नेचर, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको समझने के बाद ही इन तीनों ग्राफ में क्या फर्क है वो हमें समझ आएगा और फिर उसका एप्लीकेशन भी होगा काइनेमेटिक्स में। अच्छा, काइनेमेटिक्स के साथ साथ अगर ये कहा जाए कि पूरी फिजिक्स में ग्राफ जब भी बनेगा, वैसे तो हर चैप्टर में ही आप चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हमें कहां पे मिलेगा? तो देखिए फिजिक्स में जब भी ग्राफ बनेगा,
ऐसे तो आप हर चैप्टर में ही ग्राफ बना सकते हो, पर दो जगह ग्राफ जब बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक तो अपना यही चैप्टर है काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में जब भी ग्राफ बनेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपको थर्मोडायनामिक्स में कुछ ग्राफ मिलेंगे। कहां पे? थर्मोडायनामिक्स में। यहां पे ग्राफ टोटल मैंने बताया था आपको 6 तरीके के हम बना सकते हैं, एसटी, वीटी और इस तरह से एवी। और जब थर्मोडायनामिक्स में ग्राफ बनता है तो बेसिकली प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इस तरह के ग्राफ की प्लॉटिंग होती है। वो भी एक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ये सेक्शन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसकी जब वीडियोस बनेगी तब उसको देखा जाएगा। अभी फिलहाल काइनेमेटिक्स के ग्राफ को हमें समझना है, और उसके लिए हमें समझना होगा कि स्लोप नेचर क्या होता है। तो स्लोप नेचर को समझने के लिए, ये स्लोप नेचर भी 3 तरह का होता है। अब हमें क्या समझना है? स्लोप नेचर ये भी होगा 3 तरह का, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो स्लोप नेचर को समझने से पहले हमें सिंपली पहले स्लोप समझना चाहिए कि स्लोप का क्या मतलब होता है। सबसे पहले बात की जाए किसकी? स्लोप की। आपने 9th-10th में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। वैसे हम लोग 9th-10th में क्या पढ़ते हैं हमें कुछ खास पता नहीं रहता है। तो सपोज ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इसका एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज बनने वाला एंगल है थीटा, और हम आपसे कहें कि इसका आप स्लोप बताओ। स्लोप मतलब होता है झुकाव। झुकाव कितना है? थीटा। पर स्लोप को जब हम मेजर करते हैं तो बेसिकली हम tan थीटा लेते हैं। तो अगर किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल थीटा हो तो tan थीटा इज द स्लोप, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो tan थीटा ही हमारा स्लोप है, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? m से। स्लोप का बेसिक कंसेप्ट तो यही है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो tan थीटा ही स्लोप होगा, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको शायद याद हो, अगर यहां कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, यहां कोई दूसरा पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो अगर हम इसका स्लोप निकालने के लिए आपसे कहें तो ये बताइए, ये इतना डिस्टेंस x1 होगा और ये इतना डिस्टेंस होगा x2, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आएगा x2 माइनस x1। कोई डाउट नहीं इसमें, बहुत ही बेसिक सी चीज है, x2 माइनस x1। वैसे ही यहां से लेके यहां तक ये वर्टिकल हाइट होगी y2, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x2, y2। वैसे ही ये वर्टिकल हाइट होगी y1। तो अगर इस y2 में से इस y1 को हम माइनस कर दें तो जो हमें ये मिलेगा ये होगा हमारा y2 माइनस y1। इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो हमें अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं और हमसे स्लोप पूछा जाए तो हम कैसे स्लोप कैलकुलेट करेंगे? tan थीटा स्लोप होता है, tan थीटा कर लेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो आएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसको चाहो तो आप डेल्टा y लिख सकते हो, इसको चाहो तो आप डेल्टा x लिख सकते हो। तो बेसिकली m स्लोप है, कैसे कैलकुलेट होगा? tan थीटा से, और tan थीटा किसके इक्वल आ रहा है? डेल्टा y बाई डेल्टा x के। तो ये सिंपल सी चीज क्लियर हुई आपको? कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है तो tan थीटा ही हमें स्लोप देता है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? m से, और ऐसे वो क्या चीज होगा? डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ये समझ आ गया? तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 करके आप ऐसे भी लिख लेना। अगर दो पैरेलल लाइंस है, ये अगर थीटा 1 है ये थीटा 2 है, पैरेलल लाइन होगा तो थीटा 1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? थीटा 2। तो tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू हमें tan थीटा 2 मिलेगा, यानी दोनों का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? इक्वल। तो दो अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो स्लोप इक्वल होता है। इन सब का यूज होगा अभी फिजिक्स में, और मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि अगर आपको पहले आपने कुछ बहुत विशेष स्टडी नहीं भी की है तो भी आपको सारी चीजें समझ में आए। तो ये क्लियर हो गया आपको? दूसरी चीज देखिए, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका एंगल कितना बनेगा? 90। तो इसका स्लोप क्या आएगा? m इज इक्वल्स टू tan 90, और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। तो अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर टू
एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका जो स्लोप है वो इनफाइनाइट हो जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी फिजिक्स में यूज होगा। फिर एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं कि अगर किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज हो, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तब अगर आप इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे यानी कि tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों भाई, 90 डिग्री से ज्यादा होते ही tan थीटा की वैल्यू कैसी हो जाती है, नेगेटिव। तो अगर एंगल थीटा 90 डिग्री से कम है तो जो स्लोप हमें मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। अगर एंगल एग्जैक्टली 90 हो जाता है तो जो स्लोप है वो इनफाइनाइट मिलता है। और अगर एंगल थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो जो हमें स्लोप मिलेगा वो नेगेटिव होगा। यानी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। तो ये इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे ऐसा ही कंसेप्ट बिल्डअप होता है। पेशेंस रख के धीरे 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 सुनना होगा आपको, पेशेंस तो रखना ही होगा, ओवरनाइट चीजें नहीं समझ आती। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमारे पास में स्ट्रेट लाइन ना होके इस तरह का कोई कर्व हो, क्या हो, कर्व, तो इस कर्व के लिए फिर हम कैसे इसका स्लोप डिफाइन करेंगे। अगर इसमें हम एक पॉइंट यहां ले लें और एक पॉइंट यहां ले लें, तो ये पॉइंट अगर P है, ये पॉइंट अगर Q है, इनको हम ज्वाइन करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इससे अगर हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप हमारा एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में एक्स के चेंज होने के साथ वाई इस ग्राफ के अलोंग चेंज हुआ है और हम इस सीधे स्ट्रेट लाइन से स्लोप को मेजर कर रहे हैं। इट मींस हमारा जो स्लोप है वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें Q पॉइंट को P पॉइंट के पास लाएंगे, इतना पास लाएंगे कि दोनों के बीच में बहुत ही कम दूरी रह जाए। उस केस में होता यह है कि P पॉइंट और Q पॉइंट अगर बहुत पास पास होंगे, उनको आप ज्वाइन करेंगे तो वो P पॉइंट पे बेसिकली टेंजेंट बन जाएगा। क्या होगा, P पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगा। अब इस टेंजेंट का अगर बनने वाला एक्स एक्सिस एंगल थीटा हो तो tan थीटा लेंगे और इसी को हम कहेंगे कि ये इसका स्लोप है। और पहली बात, इसका जो स्लोप होगा वो इस केस में, यानी जब कर्व बनेगा तो स्लोप हमेशा वेरिएबल होगा। स्लोप इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचोगे, जो भी एंगल आएगा उसका tan थीटा लोगे तो इस पॉइंट पे हमें स्लोप मिलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां जो भी एंगल बनेगा फिर उसका tan थीटा लेंगे, फिर वहां से हमें स्लोप मिलेगा। इस पॉइंट पे वैसा ही अगर हमें स्लोप चाहिए तो इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसका tan लेना होगा। तो सिंस यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है इसलिए tan थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी, इसलिए इसका स्लोप भी लगातार बदलेगा। तो इस केस में पहली बात जो याद रखनी है वो क्या है कि स्लोप लगातार चेंज होता है। इससे पहले जो स्ट्रेट लाइन था उसमें क्या होगा, जो भी एंगल बन रहा है सो बन रहा है, वो तो आगे चेंज नहीं होगा। तो यहाँ जो भी स्लोप हमें मिलेगा वो कैसा होगा, वो मिलेगा हमें कांस्टेंट। और अगर कर्व मिला तो कर्व के केस में जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, वेरिएबल। और जब Q पॉइंट को आप P पॉइंट के पास लाएंगे तो ये जो हम लोगों ने पिछले वाले फिगर में डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई यानी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 कैलकुलेट किया था वो भी बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। तो जो स्लोप हमें मिलेगा m इज इक्वल टू tan थीटा, ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हुआ था वो इस केस में डेल्टा y और डेल्टा x बहुत छोटा छोटा होगा, तब ये बन जाएगा dy बाई dx। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं बहुत ही मोटे मोटे तरीके से और मेन चीजें कवर कर रहा हूं। बहुत डिटेल में अगर आपको जाना है तो फिर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस समझना होगा, चलिए कभी उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो ये क्लियर हो रहा है क्या हमने सीखा अभी तक, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा, स्लोप होता क्या है, tan थीटा या फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। उसके बाद अगर कर्व हो तो फिर स्लोप पहली बात वेरिएबल होता है और जो उसका फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। और हमें स्लोप अलग अलग मिलेगा, इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, tan थीटा कैलकुलेट करिए और वैसा ही आगे जाइए और आप टेंजेंट खींचते जाइए और जो भी थीटा बनेगा वहां से फिर tan थीटा को आप कैलकुलेट करिए। तो ये इतनी चीजें क्लियर हो गई, बहुत सही। अब आगे बढ़ते हैं और जो इसका मेजर कंसेप्ट है उसको समझते हैं। इतना अगर आप समझ लो तब तो मजा ही आ जाए। अब देखिए जो स्लोप नेचर है, इसमें मैंने बताया था कि स्लोप नेचर भी कैसा होता है, तीन तरीके होता है। पहला जो स्लोप नेचर है वो कैसा होता है, वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट स्लोप तब हमें मिलेगा जब ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब चाहे यहां बने, चाहे यहां बने,
चाहे यहां बने, चाहे यहां बने, सभी में जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट। तो लिख लेना, जब भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे स्ट्रेट लाइन की पोजीशन किसी भी तरीके की क्यों ना हो, जो हमें स्लोप मिलता है वो कैसा हो जाता है? कांस्टेंट। उसके बाद स्लोप में जो दूसरा स्लोप का नेचर है वो है इंक्रीजिंग। अब ये इंक्रीजिंग स्लोप कैसे होगा उसको आप समझो। सपोज x के चेंज होने के साथ y में कुछ इस तरीके का चेंज होता है। इसमें अगर आपसे पूछेंगे इसका ग्राफ नेचर कैसा है, तो ग्राफ नेचर है इंक्रीजिंग। हमें इसमें बताना है इसका स्लोप नेचर। तो स्लोप नेचर अगर देखा जाए, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, सपोज ये एंगल बन रहा है θ1, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ये एंगल बन रहा है सपोज θ2, इस पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रॉ करें, सपोज एंगल बन रहा है θ3। आप देख सकते हैं इजीली थीटा की वैल्यू लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर थीटा हमारा इंक्रीज होगा तो टेन थीटा भी इंक्रीज होगा। थीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो टेन थीटा भी करस्पॉन्डिंग क्या होगा? बढ़ेगा। तो स्लोप भी कैसा होगा? स्लोप भी बढ़ेगा। तो ये जो ग्राफ है, इसका ग्राफ नेचर तो इंक्रीजिंग है ही, इसका स्लोप भी कैसा है? इसका स्लोप भी इंक्रीजिंग है। तो इस ग्राफ की क्या विशेषता है, इसकी क्या खासियत है? ग्राफ नेचर इंक्रीजिंग और स्लोप नेचर भी इंक्रीजिंग। बार बार सुनते सुनते तो अब याद हो गया होगा आपको। अब जो तीसरे तरह का स्लोप का नेचर है वो है डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग स्लोप कैसे बनेगा उसको भी देखते हैं। सपोज x के बढ़ने के साथ y इस तरीके से चेंज होता है। इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफ नेचर कैसा है, तो आप कहेंगे ग्राफ नेचर तो इंक्रीजिंग है। पर अगर स्लोप को हम देखें, तो स्लोप को अगर एनालाइज करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल बन रहा है, वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो अगर थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो टेन थीटा भी डिक्रीज होगा, और अगर टेन थीटा डिक्रीज होगा तो स्लोप भी डिक्रीज होगा। इट मींस इस पर्टिकुलर ग्राफ में ग्राफ नेचर तो इंक्रीजिंग है, बट स्लोप नेचर कैसा है? स्लोप नेचर है डिक्रीजिंग। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप चाहो तो इसको नोट में लिख भी लेना। अगर हम बात करें इन तीन ग्राफ्स की, x y, एक ग्राफ है ये नंबर 1, एक ग्राफ है ये नंबर 2, और एक ग्राफ है ये नंबर 3। अगर आपसे पूछे कि आप तीनों ग्राफ के लिए ग्राफ नेचर और स्लोप नेचर, ग्राफ नेचर और स्लोप नेचर, और तीसरे वाले के लिए भी हमें क्या करना है? ग्राफ नेचर और स्लोप नेचर को बताना है। तो ये बताइए पहले वाले ग्राफ में ग्राफ नेचर आपको क्या दिखाई दे रहा है? इंक्रीजिंग। ग्राफ नेचर है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब ऊपर की ओर एरो बना देंगे, समझ लेना कि वो इंक्रीजिंग को शो कर रहा है। स्लोप नेचर कैसा है? स्लोप नेचर है कांस्टेंट, क्योंकि ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। इस नंबर 2 वाले ग्राफ के लिए ग्राफ नेचर आप बताओ जल्दी से कैसा होगा? ग्राफ नेचर ये भी इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि ग्राफ किधर जा रहा है? ऊपर। ग्राफ नेचर इंक्रीजिंग। स्लोप नेचर भी कैसा है? ये भी इंक्रीजिंग है, क्योंकि अभी हम लोगों ने एनालाइज किया है कि इस तरह का अगर कर्व बनता है तो स्लोप लगातार हमें क्या होता है? बढ़ता हुआ मिलता है। तो इसमें स्लोप नेचर भी कैसा होगा? इंक्रीजिंग। लेकिन थर्ड वाले में ग्राफ नेचर तो इंक्रीजिंग होगा, बट स्लोप नेचर कैसा होगा? ये होगा डिक्रीजिंग। तो अब इस ग्राफ में तीनों में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हुआ। तीनों का ग्राफ नेचर तो इंक्रीजिंग है, बट फर्क किसका है? स्लोप नेचर का। इसका कांस्टेंट, इसका इंक्रीजिंग और इसका डिक्रीजिंग। अब इसमें जो हम लोगों ने डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ बनाया था उसके भी स्लोप की एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और काइनेमेटिक्स के जो 24 ग्राफ्स हमें बनाने हैं उनको हम बनाएंगे। तो जल्दी से देखिए, अगर x के बढ़ने के साथ y में कुछ इस तरह का चेंज हो रहा हो, इसमें आपसे पूछा जाए कि ग्राफ नेचर कैसा है, तो ग्राफ नेचर है डिक्रीजिंग। अब इसमें अगर हम इसका स्लोप एनालाइज करें तो दो ही पॉइंट ले लेते हैं, दो पॉइंट से ही आपको समझ आ जाएगा। अगर इस पॉइंट पर हम एंगल देखें और इस पॉइंट पे एंगल देखें तो ये वाला एंगल ज्यादा दिख रहा है, ये वाला एंगल कैसा है? कम है। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 120 डिग्री है और ये 150 डिग्री, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट का इंक्लिनेशन देखा हमने तो कितना मिला? 120 डिग्री। यहां से अगर हम स्लोप निकालें तो कितना आएगा? tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं 180 डिग्री
-60 डिग्री, -tan 60 डिग्री, यानी कि -√3। वैसे ही इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें तो वो आएगा tan 150 डिग्री, और tan 150 डिग्री ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे 180 -30, ये आएगा -tan 30, दैट इज -1/√3। माइनस पहले छोड़ के समझते हैं। यहां पे वैल्यू है √3, यहां पे वैल्यू होगी 1/√3, तो वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। बट माइनस लगा है और माइनस में घटने का मतलब होता है बढ़ना, तो इसका स्लोप लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इस वाले ग्राफ का जो स्लोप नेचर है वो कैसा है? वो है इंक्रीजिंग, और ग्राफ नेचर कैसा है? डिक्रीजिंग। अच्छा, अब ये बताइए, क्या इसको फिर समझाना होगा कि खुद ही समझ लोगे? जब इस वाले ग्राफ का ग्राफ नेचर इंक्रीजिंग है तो इस वाले ग्राफ का ग्राफ नेचर, सॉरी, स्लोप नेचर कैसा होगा? ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। और अगर ऐसा कोई ग्राफ बन जाए स्ट्रेट लाइन वाला, ये तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि इसका जो स्लोप नेचर होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट। तो एक बार साफ सुथरा फिर से चित्र बना के आपको समझा देते हैं, उसको आप चाहे तो इंपॉर्टेंट नोट के अंदर बना के जरूर से उसको नोट कर लेना। क्या केस अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अगर x के बढ़ने के साथ y में कुछ इस तरह का चेंज हो, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। अगर हम पहले वाले के लिए ग्राफ नेचर और स्लोप नेचर देखें तो ग्राफ नेचर कैसा है? डिक्रीजिंग। स्लोप नेचर कैसा है? कांस्टेंट। इस वाले ग्राफ के लिए अगर हम देखें तो ग्राफ नेचर कैसा है? डिक्रीजिंग, और स्लोप नेचर भी कैसा है? डिक्रीजिंग। और इसके लिए अगर देखें तो ग्राफ नेचर कैसा है? इंक्रीजिंग, और स्लोप नेचर कैसा है? ये भी है, सॉरी, ये है डिक्रीजिंग। ग्राफ नेचर डिक्रीजिंग और स्लोप नेचर कैसा है? इंक्रीजिंग। तो तीनों ही ग्राफ में जो ग्राफ नेचर हमें मिलेगा वो होगा डिक्रीजिंग, बट फर्क किस चीज का होगा? फर्क होगा स्लोप का। इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट, इसका इंक्रीजिंग और इसका डिक्रीजिंग। तो ये थी थ्योरी ग्राफ नेचर और स्लोप नेचर की। तो आई होप इतना कंसेप्ट, इतना की कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब हम रेडी हैं ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए।